जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में वर्णमाला टॉपिक लेकर आए हैं। वर्णमाला, इससे पहले हम लोग प्लेलिस्ट में वर्णमाला आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, वहां आप जा कर के नोट्स भी बना सकते हैं। हिंदी ग्रामर 0110 डाला गया है, वहां आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा ग्रामर का वीडियो देख सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से आदिकाल से और भारतीय काव्य शास्त्र तक हमने जो है बहुविकल्पीय वहाँ पर प्रश्न अपलोड किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वर्णमाला पर चर्चा करते हैं। हम लोग हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। आप चाहें तो यही जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से भी आप जो है वर्णमाला का नोट्स बना सकते हैं। वर्णमाला का नोट्स बना सकते हैं। वर्णमाला में एक छोटा सा टॉपिक है ध्वनि। हम लोग पहले जानेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। यहाँ पर तो ध्वनि किसे कहते हैं, जब मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा यानी वाणी द्वारा व्यक्त होते हैं तब वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या होता है कि जब मनुष्य के वागेंद्रिय द्वारा जब मनुष्य के वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब उन्हें ध्वनि कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि जब मनुष्य के वागेंद्रिय द्वारा वाणी द्वारा यहाँ पर मनुष्य के वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह क्या कहलाते हैं, ध्वनियाँ कहलाते हैं। और यहाँ प्रश्न बनता है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है, यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बनता है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है, पूछ सकता है आने वाले परीक्षाओं में, जैसे यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लगी हुई है, टेट हुआ आपका यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस भी लगा हुआ है, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। जैसे ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, आप लोग हमेशा उत्तर दीजिएगा, वर्ण कहते हैं। या ये भी पूछ सकता है, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब यहाँ से टॉपिक पर चर्चा करेंगे वर्णमाला से। इसके पर अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे, यहाँ पर ध्वनि के बारे में और समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे लघुत्तम वाक ध्वनि को, यहाँ प्रश्न बनता है कि लघुत्तम वाक ध्वनि को ये भी प्रश्न बनता है कि लघुत्तम वाक ध्वनि को क्या कहते हैं। तो लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। क्या कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे कौन कौन से हैं जो खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मूल स्वर आ, मूल स्वर ई और
व्यंजन में से का, ये सब क्या है, खा, इनके खंड नहीं हो सकते हैं। यही आप समझ सकते हैं क्या है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे मूल स्वरा, मूल स्वरी और व्यंजन में का और खा, ये सब क्या है, इसके खंड नहीं हो सकते। यहाँ भी प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जब मनुष्य के वागेंद्रियों द्वारा, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर द्वारा लिख लीजिएगा दोस्तों, वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्वनि कहते हैं या कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला पर। यहाँ पर फिर वर्णमाला पर यहाँ खूब प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला में अब यहाँ जैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है, बीएड में भी पूछा गया है प्रश्न कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। जैसे आपसे प्रश्न करे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। फिर पूछता है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। आप लोग यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, पूछेगा कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक ही प्रश्न है, बस यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है कि वर्णों के व्यवस्थित लगा दिया समूह को वर्णमाला, और यहाँ कर दिया कि वर्णों के उच्चारण समूह को। आप तब भी आपको कंफ्यूजन ना हो, आप तुरंत उत्तर लगाइए, वर्णमाला कहते हैं। या फिर पूछ सकता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ये यहाँ प्रश्न बनता है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखने का इसलिए काम किया है साथियों कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न छोटे छोटे परीक्षाओं में आपका टीजीटी पीजीटी में तो पूछता भी है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। वहाँ आपसे पूछ सकता है कि वर्णमाला, यहाँ से जैसे तीनों क्या किया है, केवल प्रश्न को, शब्दों को केवल घुमाने का काम किया है। जैसे यहाँ पर समुदाय लगा दिया, यहाँ उच्चारण समूह कर दिया और यहाँ व्यवस्थित समूह कर दिया है। तब भी आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा वर्णमाला ही उत्तर सही होगा। क्या सही होगा, वर्णमाला ही उत्तर सही होगा। कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को भी वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्वरों का। अब हेडिंग हम लोग डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर दोस्तों छूट गया है कि स्वर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा कर लें, फिर हम लोग स्वर के वर्गीकरण पर आते हैं। तो पूछता है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं।
कितने वर्ण होते हैं? क्या लगाएंगे आप लोग उत्तर? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण लगाइएगा। आपके 52 वर्ण होते हैं। यहाँ प्रश्न बनते हैं। अभी जो है 52 वर्ण हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से, ये आपके हिंदी में 52 वर्ण कौन कौन से हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वर के बारे में। हम लोग हेडिंग डालते हैं स्वर। स्वर स्वर कहते किसे हैं? स्वर की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या होते हैं? स्वर तो उन वर्णों को कहते ही हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और जो है क्या होता है, स्वर जो है व्यंजन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। स्वर व्यंजन में सहायक होते हैं। स्वर क्या होते हैं? व्यंजन में सहायक होते हैं। और अर्थात यहाँ प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? यहाँ प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि पूछता है प्रश्न कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। यूपी बीएड हुआ, टेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो स्वर हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में स्वर 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मूल स्वर आ, और मूल स्वर बड़ा आ, मूल स्वर ई, और मूल स्वर बड़ी ई, मूल स्वर छोटा ओ, और मूल स्वर बड़ा ओ। उसके बाद मूल स्वर यहाँ पर देखिए री। इसके बाद ए, मूल स्वर ए, मूल स्वर आए, मूल स्वर ओ, और मूल स्वर आओ। ये क्या हमारे हिंदी में, यही हमारे हिंदी में 11 मूल स्वर हैं। इसको आप लोग जरूर जानिए। यही वर्णमाला आपका, जब हम लोग टॉपिक संधि पढ़ेंगे, बिना वर्णमाला समझे आप संधि को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से वर्णमाला के बारे में समझिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। आप लोग तो उत्तर 11 लगाइएगा, और पूछे कौन कौन से स्वर होते हैं तो आप तुरंत कहिएगा मूल स्वर आ, मूल स्वर बड़ा आ, मूल स्वर ई, मूल स्वर बड़ी ई, मूल स्वर उ, मूल स्वर बड़ा उ, और मूल स्वर री, मूल स्वर ए,
मूल स्वर आए, मूल स्वर हो और मूल स्वर आओ, ये हमारे क्या हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ना। अब मूल जैसे स्वरों के वर्गीकरण में हम लोग टॉपिक इसके पहले डाले थे, उसी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 1 है, हम लोग चर्चा करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर या इसी को दोस्तों कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आपसे प्रश्न परिभाषा भी पूछ सकता है कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वर से नहीं होती उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग लिखते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यही प्रश्न बनता है कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा पूछ सकता है। अब वो हमारे मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे मूल स्वर आ, उसके बाद है मूल स्वर ई, मूल स्वर उ और री। ये हमारे क्या हैं? यही मूल स्वर हैं। इसी को हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, यूपी टेट 2018 में भी पूछा गया है। ऐसे पूछ लिया था कि जैसे मूल स्वर आ, ये जो है ऐसे लिख करके और पूछ लिया था कि, और ऑप्शन में रखा गया था प्रश्न को, पूछा था कि क्या ये मूल स्वर हैं कि दीर्घ स्वर हैं कि प्लुत स्वर हैं। ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन बनाया गया था। तो कभी भी आएगा दोस्तों तो आप लोग जैसे इसको आप हमेशा जो है मूल स्वर हमारे छोटा ये हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है, नहीं प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर आप लोग जरूर जानिए कि मूल स्वर आ, मूल स्वर ई, मूल स्वर उ और री, ये हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद हम लोग अब दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 2 है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, हेडिंग है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा पहले हम लोग जानते हैं कि मूल स्वरों से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वरों से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या है कि मूल स्वरों से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वरों को मिलाने पर, अर्थात किसी एक मूल स्वर को किसी एक मूल स्वर को उसी मूल स्वर में मिलाने पर, उसी मूल स्वर में मिलाने पर उसी मूल स्वर में मिलाने पर जो है जो स्वर उत्पन्न होता है, मिलाने पर जो स्वर
उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। परिभाषा जरूर आप लोग जानिए कि मूल स्वरों से बने स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वरों से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं अर्थात किसी एक मूल स्वर, यही ध्यान दीजिए, किसी एक मूल स्वर से उसी मूल स्वर में मिलाने पर जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए परिभाषा आप लोग जरूर जानिए। जैसे हम लोग मिलाते हैं, जैसे मूल स्वर छोटा आ और मूल स्वर बड़ा आ, इसको मिलाएंगे क्या बनेगा? आपका बड़ा आ बन जाएगा। यही आपका दीर्घ स्वर निकल के आएगा। यदि फिर पूछे कि मूल स्वर ई और मूल स्वर उ मिलाएंगे तो क्या निकल के आएगा? तो दोस्तों ई रहेगा। मूल स्वर ई और मूल स्वर ई जब मिलाएंगे तो यहाँ हमारा दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई निकल के आएगा। फिर पूछे कि मूल स्वर उ और मूल स्वर उ, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? मूल स्वर बड़ा उ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? अब यही देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर निकल के आ गया। यही समझने की बात है। वही कह रहा है कि मूल स्वरों से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात अब यही समझिए, अर्थात किसी एक मूल स्वर, अब देखिए यहाँ किसी एक मूल स्वर को उसी मूल स्वर से, देखिए उसी मूल स्वर यानी दीर्घ से, जैसे यहाँ दीर्घ स्वर है तो उसी, वही कह रहा है, उसी मूल स्वर में मिलाने पर, यहाँ पर देखिए हमने मिलाया मूल स्वर आ और मूल स्वर बड़ा आ दोनों मिला करके मिलाने पर जो स्वर, यहाँ पर देखिए जो स्वर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ हमारा बड़ा आ, मूल स्वर बड़ा आ, देखिए दीर्घ स्वर निकल के आ गया। फिर मूल स्वरी और मूल स्वरी मिला करके दीर्घ मूल स्वर, देखिए बड़ी ई निकल के आ गया। फिर मूल स्वरू और मूल स्वरू मिला के बड़ा ऊ, मूल स्वर बड़ा ऊ निकल के आ गया। तो यही प्रश्न आएगा कि प्रश्न वहाँ पूछेगा कि बड़ा आ, मूल स्वर बड़ा आ और मूल स्वर बड़ी ई और मूल स्वर बड़ा ऊ, ये हमारे क्या हैं? आप लोग तुरंत उत्तर लगाइएगा। इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा था दोस्तों दीर्घ स्वर, वहाँ पर एक मिस्टेक है। हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे छोटा आ और वहाँ पर बड़ा आ हमने लिख दिया था, बराबर मूल स्वर बड़ा आ दीर्घ निकल के आ रहा था, यहाँ पर छोटा आ ही होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मूल स्वर आ और मूल स्वर आ मिल करके बड़ा आ बनेंगे। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर, हेडिंग तीसरा है संयुक्त स्वर। किस पर आते हैं? संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर। अब यहाँ संयुक्त स्वर कहते किसे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा भी पूछता है, जब तक
आप लोग परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक आप लोग संयुक्त स्वर के बारे में पहचान नहीं पाएंगे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। वहाँ पर जो मिस्टेक हुआ था दोस्तों, वहाँ पर सुधार आप लोग जरूर करिएगा। मूल स्वर बड़ा आ और मूल स्वर छोटा आ और मूल स्वर बड़ा मिलके बड़ा आपका दीर्घ आ रहा है, वहाँ पर भी मिस्टेक हो गया था, उसको जरूर आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर समझिए संयुक्त स्वर। तो परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा आप लोग जरूर जानिए। अब हम लोग आइए हम लोग जाने कि कौन कौन से भिन्न स्वर मिलेंगे तो हमारा संयुक्त स्वर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर मूल स्वर छोटा आ और मूल स्वर ए, बताइए क्या निकल के आएगा। यहाँ पर ये निकल के आएगा, आए निकल के आएगा। फिर पूछे कि मूल स्वर आ और मूल स्वर उ, मूल स्वर आ और मूल स्वर उ बराबर क्या निकल के आएगा, तो हमारा ओ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ओ निकल के आएगा। फिर उसके बाद पूछे कि मूल स्वर आ और उसके बाद मूल स्वर ए, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, मूल स्वर आ। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ई होगा, मूल स्वर आ और ई ये निकल के आएगा। यहाँ पर मूल स्वर आ और धन ए निकल के क्या आएगा, तो हमारा ए आएगा। क्या आएगा, आए आएगा। और उसके बाद मूल स्वर आ और मूल स्वर ओ क्या होगा, आओ होगा। क्या होगा, आओ होगा। तो यही कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो है ये वो आए और आओ, मूल स्वर आओ, ये हमारे क्या हैं, यही पूछेगा प्रश्न एग्जाम में। तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यही देखिए भिन्न स्वर यहाँ पर मिल करके हमारे क्या बन रहे हैं, संयुक्त स्वर बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न स्वर मिल करके संयुक्त स्वर बन रहे हैं। यहाँ पर भी संयुक्त स्वर और यहाँ भी मिल करके संयुक्त स्वर निकल के आ रहा है। तो ये थे हमारे संयुक्त स्वर। यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों, क्या है, अब हम लोग व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। किस पर, व्यंजन के बारे में। अब यहाँ से आपके खूब प्रश्न बनते हैं व्यंजन से यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। इसलिए व्यंजन आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। जितना मैं लिख रहा हूँ आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको व्यवस्थित इससे बेहतर नोट्स चाहिए, यहाँ पर समझाने में क्या होता है कि नोट्स जो होते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, वहाँ आप जा करके बाकायदा नोट्स बना सकते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाइए, हिंदी ग्रामर 1.0 आप वहाँ देखिए, खोलिए और उसी में पूरा व्यवस्थित आपको व्याकरण का नोट्स मिलेगा। आप वासुदेवानंदन और डॉक्टर कामता प्रसाद कुछ नोट्स उससे, और बाकी हरदेव बहरी से आपको यही सब से आपको नोट्स मिलेंगे, ना कि गाइडों से बनाया गया है दोस्तों। गाइड का सहारा वहाँ लिया गया है कि जो प्रश्न अब तक आए हुए हैं उसको ऐड किया गया है कि प्रश्न कहाँ से बीएड में, टेट में या कहीं भी टीजीटी पीजीटी में जैसी परीक्षाओं में कहाँ पूछा गया है, उसको ऐड करने का प्रयास किया गया है। तो व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यंजन वह वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। आप लोग इतना जानिए कि व्यंजन, आप लोग परिभाषा जरूर लिखिए। व्यंजन वह वर्ड होते हैं, व्यंजन वह वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, नहीं बोले जा सकते हैं,
बोले जा सकते हैं। क्या है कि व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ कहलाते लिखा हुआ है, व्यंजन कहलाते हैं। यही प्रश्न बनता है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषाएं इस समय एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में और छोटी छोटी परीक्षाओं में भी परिभाषा ही पूछ ले रहा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। आप लोग परिभाषा जानिए और तुरंत उत्तर दीजिए। और पूछे कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, यही प्रश्न देखिए। यहाँ से प्रश्न ये आ चुका है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की पूछे संख्या कितनी है। क्या लगाएंगे आप लोग? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है और 33 होते भी हैं। हिंदी में पूछे मूलतः कितने वर्ण होते हैं, यहाँ पर हमने ऊपर अभी लिखा हुआ है 52 वर्ण होते हैं और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। उसके बाद जिसे हिंदी में हल चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला रहता, क्या बनता है कि जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला रहता है। क्या है? जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला रहता है तब उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा कर देते हैं। उसके नीचे के लिए उच्चारण दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल चिन्ह जैसे लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हल कहते हैं। हिंदी में हल कहते हैं। हल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है का, यहाँ पर हल चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद माँ लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है खा। ये सब क्या है? यही हमारे क्या हैं, जो है यही परिभाषा में बताया गया है कि जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला रहता तब उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी हल चिन्ह लगाते हैं। इसे हिंदी में हल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब व्यंजन के बारे में। कितने व्यंजन होते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं।
इसके बाद हम लोग अब व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? व्यंजन जो हमारे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम लोग लिखते हैं कंठ, यानी कंठ का वर्ग, कंठ यानी का वर्ग, का वर्ग। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? का, खा, का खा गा, घा और अंगा, ये क्या है? कंठ वर्ग में आते हैं। उसके बाद का खा गा घा अंगा। उसके बाद हम लोग ताल पर चर्चा करेंगे। ताल, इसमें चा वर्ग, चा वर्ग। अब देखिए इसमें क्या क्या आएंगे? चा, छा, जा, झा और या, ये हमारे ताल यानी चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर पूछे मूर्धा, मूर्धा यानी टा वर्ग, टा वर्ग। तो पूछे टा, ठा, डा, डा और उसके बाद पूछे ढा, टा ठा डा ढा और अड़ा। यहाँ पर क्या होगा? अड़ा होगा। फिर पूछे दंत, दंत। तो इसमें दंत में क्या आएगा? ता वर्ग आएगा, ता वर्ग। क्या लिखेंगे? ता, ता था, ता था दा, धा और ना, ता था दा धा ना हो गया। फिर ओष्ठ लिखते हैं हम लोग, ओष्ठ, ओठ द्वारा जो बोले जाते हैं यहाँ पर, यानी पा वर्ग, पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा और मा। यही क्या है? ये यही व्यंजन है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जिसमें जैसे कंठ ताल में संस्कृत में भी चलता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए यहाँ कंठ में आपका क्या आएगा? का खा गा घा अंगा। ताल में चा छा जा झा या, ये तालु द्वारा बोले जाते हैं। और ये मूर्धा द्वारा टा ठा डा ढा अड़ा। और दंत में ता था दा धा ना। और ओठ में ओष्ठ, ओठों द्वारा जैसे पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इसमें जो है आपका और आएगा ऐसा कंठ में मूल शब्द देखिए अकुह विसर्जनीय नाम, यहाँ पर बड़ा आ और क्या आएगा? हा आएगा आपका, हा और विसर्ग आएगा। क्या आएगा? विसर्ग भी आएगा इसमें। इतने ये जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं मूल स्वरा और मूल स्वर बड़ा और हा और विसर्ग, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर ताल में हमारा जो है बोला जाता है या और सा। ये क्या है? ये ताल में बोले जाते हैं। क्या है? ताल में। अभी देखिए इसको हम ताला बिस्सा भी कहते हैं। फिर मूर्धा में रा और मूर्धन निस्सा जिसे कहते हैं, ये आते हैं ये मूर्धा के अंतर्गत। फिर दंत में आपका ला आता है, लितुल लसा नाम दंता, ला और सा आपका आता है। यही आपका दंत सा है, ये आपका ताला बिसा है, ये आपका मूर्धन्य सा है। यही नाम पूछता है कि ये कौन सा सा है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद आपका ओठ में जो आता है, यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पा आता है यहाँ पर। तो उपपद्मिनीय नाम ओष्ठो। और ये जो यहाँ तक, यहाँ जो दोस्तों हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है, ये हमारे 25 क्या हैं? ये 25 क्या हैं? इसी यहाँ भी प्रश्न बनता है कि इसे हम स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।
इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि किसे हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यही हमारे जो हैं पांचों, जैसे एक हुआ, दो, तीन, चार नंबरिंग कर दीजिए और पाँच, यही हमारे क्या हैं स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसी में आता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या? अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन या, र, ल और वा, ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। फिर पूछे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? तीनों सा और हा हैं। सा, सा और हा, ये हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद पूछे संयुक्त व्यंजन। क्या पूछे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो हमारे क्या है? छ संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये क्या है? यही चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन यही है, यही चार हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर पूछे, यहीं पर पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन को हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन। तो हमारे द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपका ड, ड और ढ, यही हमारे क्या हैं? उच्छिष्ट व्यंजन हैं। क्या हैं? ड और ढ, यही हमारे उच्छिष्ट व्यंजन हैं। उसके बाद फिर पूछता है अनुस्वार। क्या पूछता है? अनुस्वार। अनुस्वार क्या लगाएंगे? ऐसे बिंदी रख दीजिए, ये हमारा अनुस्वार है। उसके बाद विसर्ग पूछता है। क्या पूछता है? विसर्ग। विसर्ग, तो ये हमारे विसर्ग हो गए यहाँ पर। और ये हमारे दो, अब हम लोग गिनते हैं कि कौन कौन से 52 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारे मूल स्वर 11 मूल स्वर हो गए, 11 हो गया। उसके बाद 25 हमारा इसी में स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन। 25, 11, 36 हो गए। 36 और यहाँ पर 4 जोड़ लीजिए, यहाँ 40 हो गए। फिर यहाँ पर देखिए 44 हो गया, और यहाँ पर 44 और 4 48 हो गए। फिर उसके बाद 48 और 2 हमारे क्या हुए? द्विगुण व्यंजन, यहाँ पर हो गए 50 हो गया, और एक अनुस्वार 51 हो गए, और यहाँ पर विसर्ग। यही हमारे क्या हैं? 52 वर्ण निकल कर आते हैं दोस्तों। यही हमारा क्या है? 52 वर्ण है। जैसे संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्रा कैसे बनते हैं, इसका वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। तब तक यहाँ तक आप लोग पढ़िए, और इसको आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद साथियों।